नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मार्ग आईसीएस पर। काफ़ी लंबे समय के बाद मुलाकात आपसे हो रही है और अब उम्मीद है कि मुलाकात रोज ही होगी, क्योंकि आज प्रधान जी लोगों का शपथ ग्रहण समारोह हो चुका है। और साथ ही जो एक दो डेढ़ महीने 2 महीने से बहुत ज़्यादा बिजीनेस चल रही थी, उससे कहीं ना कहीं रिलीफ मिला है। अब हम कोशिश करेंगे कि वीपीडीओ तक या आगामी जो भी कल नोटिफिकेशन आया है उसके संदर्भ में अब शायद हम डेली या एक दो रोज के बीच में जैसा भी होगा हम मिला करेंगे। ठीक है। तो आज हम, जैसा मैंने आपको बताया था, सिलेबस लगभग लगभग पूरा हो चुका है, काम जिस पर चल रहा था। तो इंडियन ज्योग्राफी हम स्टार्ट करेंगे, उसके अतिरिक्त हम समसामयिक कुछ टॉपिक्स लेंगे। जैसे आजकल आप देख रहे हैं यूके ट्रिपल एससी में जो सवाल पूछे जा रहे हैं, बेसिकली वो जो हैं, कहीं ना कहीं आपने पुलिस का एग्जाम भी जो देखा उसे मैं सॉल्व कराऊंगा आपको, कि उसमें जो पूछे गए सवाल हैं, एक बेसिकली 18 वर्ष पूर्ण कर चुका बच्चा, उससे ये उम्मीद नहीं की जा सकती कि इतना एडवांस लेवल का जीके उसने या जीएस पढ़ रखा हो। तो जो सवाल है, अब केस तो कर नहीं सकते हैं कि ये क्यों पूछा, बट अपार्ट फ्रॉम दैट हमें कहीं ना कहीं अपनी स्ट्रेटेजी को ही चेंज करना होगा और उस पर ही हमें क्या करना होगा, काम करना होगा। ठीक है। तो हमें उस पर ही क्या करना होगा, काम करना होगा, और उसी के मद्देनजर हमें अपनी तैयारी को रूपरेखा देनी होगी। उसी के अंतर्गत एक टॉपिक आज हम लेंगे जो समसामयिक होगा, और मैं कोशिश करूंगा कि 21 सितंबर को जो एग्जाम है उसके प्रीपेक्स में जो भी एक बेहतर इन्वायरमेंट हो सकता है, एक बेहतर चीजें हो सकती हैं, उसको मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा अगले, ये आपके 21 और 23 दिनों के लिए टाइम बाउंड करके। ठीक है। तो इसी में एक हम अपना टॉपिक लेते हैं, पीएम धन धान्य किसान योजना। ठीक है। कृषि योजना। देखो, अब कोशिश मैंने ये भी किया है कि अब मैं पीपीटी के थ्रू या फिर जो भी चीजें अगर वैसे भी रहेंगी तो उसके थ्रू ही पढ़ाना कोशिश करूंगा। पीएम धन धान्य कृषि योजना। ठीक है। वैसे तो पूरा सार इस पीआईबी की स्लाइड में दे रखा है, बट फिर भी आप इसे पढ़ेंगे और हम इसके आगे भी चलेंगे। हम बेसिकली कृषि के आयाम को भी देखेंगे कि क्या उसके बेसिकली आयाम है, किस तरीके से हम चीजों को वहां पर देख रहे हैं। ठीक है। तो फर्स्ट अनाउंस इन यूनियन बजट 2025-26, यानी इसी वर्ष का जो बजट था उसमें इसकी घोषणा की गई थी। इसे आप इस तरीके से समझें। देखो मैं आपको बताऊं, देखो हमारे यहाँ इस बार के जो बजट 2025-26 का जो बजट था, इसमें जो हमारे इंजन हैं, इंजन के तौर पर चार चीजों को देखा गया। नंबर एक, कृषि। नंबर दो, एमएसएमईज। नंबर तीन, निवेश। और नंबर चार, निर्यात। ठीक है। जो हमारा इंजन होगा उसके अंदर हमारे चार गियर देखे गए और इस पे हमें काम करना है, बेसिकली कृषि पर काम करना है, एमएसएमई पर, निवेश पर और निर्यात पर। तो इसी कृषि के अंतर्गत एक योजना लाई जा रही है उत्तराखंड भारत सरकार के द्वारा, पीएम धन धान्य कृषि योजना। कृषि योजना। ठीक है। इसी के संदर्भ में ये लाई जा रही है। तो ये चीज है, यहां से आई है। कृषि के अंतर्गत पहला ही, अगर आप बजट पढ़ोगे तो पहली ही उस पे पीएम धन धान्य कृषि योजना। हाल ही में सरकार के द्वारा इस पे क्या है कि जो हमारी कैबिनेट कमेटी पॉलिटिकल अफेयर है उसने इसे अप्रूवल, उसे इसने मंजूरी प्रदान कर दी है। ठीक है। तो इसमें अगर आप देखेंगे, अब ऐसे आगे चलेंगे हम, फोकस ऑन 100 डिस्ट्रिक्ट्स। ठीक है। ये किस पर फोकस करेगा, 100 डिस्ट्रिक्ट को ये कवर करेगा। सैचुरेशन बेस्ड कन्वर्जेंस 36 सेंट्रल स्कीम्स अक्रॉस द 11 मिनिस्ट्रीज। यानी ये जो पीएम धन धान्य कृषि योजना जो लागू होगी, जो हमारी 11 मिनिस्ट्रीज यानी 11 मंत्रालय हैं, उनकी जो
36 सेंट्रल स्कीम है उनको कन्वर्जेंस करके राज्य सरकार की सहायता से चलाया जाएगा। एक बात, एनुअल आउटले यानी अगले 6 साल तक के लिए रहनी है। कब तक? 2030 तक रहनी है, ठीक है। और पर एनम 24,000 करोड़ रुपए पर साल इसमें दिए जाएंगे। अब वो किस किस पर काम होगा वो हम अभी देखेंगे आगे। इंप्लीमेंटेशन बिगन फ्रॉम द फिस्कल ईयर 2025-26 यानी 1 अप्रैल 2025 से ही इसे लागू कर दिया जाएगा, ठीक है। प्रोजेक्टेड टू बेनिफिट 1.7 करोड़ फार्मर्स डायरेक्टली। इसकी बात की गई है कि लगभग 1.5 करोड़ किसान इससे क्या होंगे? डायरेक्ट बेनिफिटेड होंगे। तो ये तो एक मोटा मोटी वो जानकारी थी जो भारत सरकार के द्वारा अपनी पीआईबी की वेबसाइट पर डाली गई थी। सवाल हो सकता है यहां से भी, बट फिर भी हम, क्योंकि सवाल जो पूछे जा रहे हैं वो डिटेल एनालिसिस के थ्रू पूछे जा रहे हैं, तो मैंने ये चीज आपने आई होप समझ ली होगी। तो यहां से हम चीजों को बेसिकली देखते हुए चलते हैं, ठीक है। देखो दोस्तों, प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना, इसके बारे में चर्चा में क्यों रही? नंबर 1, वित्त मंत्री ने अपने भाषण 2025-26 के बजट में इस कृषि योजना की घोषणा की। यहां तक की बात कंप्लीट है, यानी हमने बजट में इस चीज को देखा। इस योजना के तहत 11 मंत्रालय और 36 केंद्रीय योजनाओं को सामूहिक रूप से शामिल करते हुए आयोग द्वारा संचालित आकांक्षी जिला कार्यक्रम के आधार पर 100 जिलों को कवर किया जाएगा। अब देखो यहां पर एक चीज आ गई है, आकांक्षी जिला कार्यक्रम। देखो 2 चीज है नीति आयोग की, मैं आपको बता देना चाहता हूं। जैसे नीति आयोग के द्वारा जो हमारा थिंक टैंक है ना, ठीक है, नीति आयोग के द्वारा एक तो है एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम एडीपी और एक है एस्पायरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम। 2 चीज, ठीक है। एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट में जो 112 जिलों को लिया गया है शुरुआत में आकांक्षी जिला कार्यक्रम के अंतर्गत। 112 वो जिले जो विकास की रफ्तार में कहीं पिछड़ गए थे और उनको क्या है कि उनके द्वारा उन पर कार्य किया जा रहा है। साथ ही एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स में आपको पता होना चाहिए 500 ब्लॉकों का चयन किया गया है। 500 ब्लॉक या विकासखंड पर कार्य किया जा रहा है, ये बात। अब एडीपी की जो शुरुआत है वो 2018 में की गई नीति आयोग के द्वारा, और एस्पायरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम की जो शुरुआत है वो कब की गई? जनवरी 2023 से। तो जब नीति आयोग ने ये कार्यक्रम स्टार्ट किए और ये देखा कि अपनी जो इनके टारगेट्स थे, इनकी जो उपलब्धि थी वो कहीं ना कहीं अपने आप में एक अच्छा रिजल्ट दे रही थी, तो उसी के अनुरूप सरकार के द्वारा क्या लाई गई? ये आकांक्षी जिला कार्यक्रम से आधार पर 100 जिलों को कवर किया जाएगा, तो उसमें ये लाया गया, ठीक है। यानी प्रेरणा स्रोत क्या बना? आकांक्षी जिला कार्यक्रम बेसिकली, और 112 में इंप्लीमेंट होता है, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। वही मैंने आपको बताया कितना होगा? 24,000 करोड़ रुपए अगले 5 वर्षों तक। वित्तीय वर्ष कब से? और 107 करोड़, सेम वही चीज है। जिलों का चयन 3 आधार पर किया जाएगा। अब देखो यहां से कहानी बेसिकली स्टार्ट होती है कि जिलों का चयन किस आधार पर। ये पीसीएस के लिए भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। लोअर पीसीएस में कई बार योजना डायरेक्ट आ जाती है और पूछा जाता है। देखो किन जिलों का चयन किया जाएगा? एक तो नंबर 1 जिसमें क्या हो? निम्न फसल उत्पादकता हो। निम्न फसल उत्पादकता मतलब कि वो जिले जिनमें क्या है कि फसल उत्पादकता लो है। दूसरा, कम फसल सघनता। अब उत्पादकता और सघनता में अगर आप देखेंगे कि सघनता का मतलब है कि जहां पर क्या है कि एक वर्ष में कितनी फसलें उगाई जाती हैं बेसिकली, ठीक है। और तीसरा पैरामीटर इसका होगा कि औसत से कम कृषि ऋण वितरण किया जा रहा है। आपने देखा होगा कि अभी हाल ही में क्या है, या बहुत पुराने से ही केसीसी भी हमारा लोन का एक इंस्ट्रूमेंट है, या फिर बैंकों के द्वारा क्या होता है कि लैंड की फर्टिलिटी को देख के भी क्या है कि लोन प्रोवाइड कराया जाता है। तो सरकार ने ये सोचा
कि जहां पर कम कृषि ऋण वितरण हो रहा है वहां हम क्या करेंगे, बेसिकली देखेंगे और उन चीजों को परस्पर करके हम इस पर काम करेंगे। तो ये तीन आधार पूछा जा सकता है कि किस आधार पर चयन किया गया। ठीक है, एक बात। दूसरा, अब हमें ये मोस्ट इंपोर्टेंट है हमारा कि भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का क्या योगदान है। अगर मैं आपको बात करूं, जैसे हाल ही में आप उठापटक देख रहे हैं, भारत सरकार, अमेरिकी सरकार के द्वारा भारत पर 50% टैरिफ लगा दिया गया है। ठीक है, और वो टैरिफ उन क्षेत्रों में लगाया गया है जो कि हमारी लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री है, यानी जो हमारी लेबर को काफी अच्छा रोजगार मुहैया कराती है, तो उसमें क्या कराया गया है, टैरिफ लगा दिया गया। अभी टैरिफ क्या होता है, क्वालिटेटिव क्या होता है या क्वांटिटेटिव क्या होता है, उसे हम अलग से जानेंगे। बट उसी के अपार्ट फ्रॉम दैट हम ये देखते हैं कि इस कृषि को लेकर हमारे उसमें अगर हम देखें तो क्या योगदान है, बेसिकली हम क्यों इतनी बात कर रहे हैं इसके बारे में। ठीक है, तो नंबर एक, वित्त वर्ष 2024 में एक आपने सुना होगा जीडीपी, तो जीडीपी को ही जब काउंट किया जाता है या नंबर जाता है तो उसमें एक टर्म जीवीए आता है, हम इसे स्टैटिक क्लास में पढ़ेंगे अलग से। तो उसमें जो है टोटल जो जीवीए हमारा हुआ, यानी 100% अगर जीडीपी हुई, एक प्रकार से जीडीपी मानिए, तो उसमें कृषि का जो योगदान है वो कितना है, 18% है। एक बात। और अब आप देखिए कि 46% आबादी संबंधी गतिविधियों में, अच्छा, कृषि संबंधी आबादी कृषि संबंधी गतिविधियों में लगी गई। यानी आप देखेंगे आउट ऑफ 150% जो पॉपुलेशन है वो किस में है, हमारे यहाँ कृषि कार्यों में लगी हुई है, यानी उन्हें जो रोजगार मुहैया होता है वो किस में होता है, कृषि में होता है। दूध दाल मसालों में भारत दुनिया में पहले स्थान पर है। ठीक है, फल सब्जियों मत्स्य पालन गन्ना गेहूं चावल कपड़ा और चीनी उत्पादन में भारत दूसरे स्थान पर है। अब भारतीय अर्थव्यवस्था का आधार की अगर हम बात करें तो कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने, रोजगार देने, समग्र आर्थिक विकास में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि गांव की जो, अगर हम एक तो नंबर एक इन्होंने क्या कहा कि खाद्य भूमिका में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अभी आप देखते होंगे कि प्रधानमंत्री जो हमारे यहाँ गरीब अनाज लोगों को अनाज मिल रहा है, अन्नदाता जो योजना चलाई गई थी, उसके अंतर्गत कहीं ना कहीं फूड सिक्योरिटी का काम भी कृषि क्षेत्र के द्वारा किया जाता है, नंबर एक। दूसरा, हमने देखा 46% लगभग पॉपुलेशन किस पर डिपेंड है रोजगार के लिए, कृषि पर डिपेंड है। दो चीज, कृषि उत्पादकता एवं उपज की अगर हम इसके आधार पर बात करें, भारतीय इसका मतलब है कि भारतीय अर्थव्यवस्था का आधार क्या है, तो हमने देखा कि एक तो मैक्सिमम रोजगार प्रोवाइड करा रही है और प्लस ये हमारे फूड सिक्योरिटी को भी सुनिश्चित कर रही है, प्लस एक्सपोर्ट में भी हमारी कृषि प्रोडक्ट्स का जो है, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स का है, वो काफी इन्वॉल्वमेंट है। अब कृषि उत्पादकता एवं उपज, वित्त वर्ष 2024 में भारत के कुल कृषि उत्पादन 329 मिलियन टन रहा। हालांकि इसके बावजूद चीन, ब्राजील और संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे देशों की तुलना में अधिकतर फसलों कृषि काफी बनी हुई है। उदाहरण में गेहूं की उपज क्रम से 2191 किलो प्रति हेक्टेयर 2750, जबकि वैश्विक अब आप देखेंगे 3026 और 3289। आप इसे ऐसे समझो सिंपल शब्दों में कि कहीं ना कहीं जो कृषि की उत्पादकता है वो एक मेजर इशू है। हमारे यहाँ होता क्या है कि उत्पादकता उतनी नहीं हो पाती जितनी बेसिकली उस फर्टाइल लैंड के अनुरूप होनी चाहिए। इसके कई सारे कारण हैं, जैसे कहीं ना कहीं हमारे यहाँ मानसून पर आधारित कृषि है, बट फिर भी चूंकि सरकार के द्वारा अभी, जब ये इससे पहले भी बहुत सारे काम किए गए हैं, पर सरकार के द्वारा भी कौन सी योजना लाई गई, पीएम प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना। तो इसी को लेकर क्या है कि जब ये चीज है कि हम वैश्विक लेवल पर, जैसे चीन, ब्राजील और आपका यूएसए कहीं ना कहीं क्या कर रहा है, अपनी उनकी जो उत्पादकता है वो वैश्विक स्तर पर ज्यादा है, तो इसी के अनुरूप कहीं ना कहीं हम भी अपनी कृषि को उस उत्पादकता के लेवल पर या उसे मीट आउट करने का कहीं ना कहीं हमारे द्वारा प्रयास किया जा रहा है, और उसी की दिशा में ये कार्यक्रम चलाया गया। ठीक है, तो ये कृषि का योगदान है बेसिकली भारतीय अर्थव्यवस्था में मोटा माटी। नेक्स्ट अगर हम बात करें प्रधानमंत्री धन धान्य, इसमें एक डी मिसिंग है, कर लेना, पीएम धन धान्य कृषि योजना। ठीक है, ये
क्या उद्देश्य है? कृषि उत्पादकता को बढ़ावा देना। मैंने आपको बताया कि वहां पर तो 3209 है टोटल, और हमारे यहाँ कितनी है? 2709 या 2109 प्रति किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की इतनी उत्पादकता। तो हमें कहाँ लेके जानी है? वैश्विक स्तर पर यहां लेके जानी है। उससे हमारा एक्सपोर्ट भी बढ़ेगा और प्लस हमारी फूड सिक्योरिटी में भी इजाफा हो पाएगा। कृषि फसल विविधीकरण और संधारणीय कृषि पद्धतियों को बढ़ावा देना, मतलब सरकार का यह भी उद्देश्य है, यानी पीएम धन धान्य किसान योजना का यह भी उद्देश्य है कि कृषि का डाइवर्सिफिकेशन हो। ठीक है, ऐसा ना हो कि कोई गन्ना उगा रहा है तो गन्ना ही उगा रहा है, गेहूं उगा रहा है तो गेहूं ही उगा रहा है। उसका डाइवर्सिफिकेशन हो और मिश्रित फसल या फिर सघन फसल के तौर पर भी क्या हो, चीजें आपस में जुड़े और जो लैंड है उसका एक उपयोगी उपयोग हो पाए। संधारणीय कृषि का मतलब ये हुआ कि आप समझ सकते हैं, सस्टेनेबल जो एग्रीकल्चर है उसका मतलब ये हुआ कि हम आज की इस प्रोडक्शन पे, यानी हम कहीं ऐसा ना हो कि प्रोडक्शन की रेंज में हम इस तरीके से प्रोडक्शन कर लें कि आने वाले समय में हो सकता है कि वो जो लैंड है वो बैरन हो, यानी वो अनुपजाऊ हो जाए, वो बंजर हो जाए और हमारे जो बच्चे हैं, आने वाली जनरेशन है, उन्हें वो उस तरीके से मिल ही नहीं पाए। तो ये चीज है। पंचायत ब्लॉक स्तर पर फसल कटाई के पश्चात भंडारण को बढ़ावा देना, ये मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है। आपने देखा होगा अक्सर कि फसल तो कट जाती है बट उसका जो स्टोरेज है, यानी उसे बिकने के लिए, उसे एक अच्छा मार्केट प्रोवाइड कराने के लिए सरकार की कहीं ना कहीं मंशा है और वो उसे क्या है कि आगे बढ़ाना चाहता है। और आपने देखा होगा जब भी कभी, आजकल मानसून का सीजन है और आपने देखा होगा कि महाराष्ट्र में एक लड़का गौरव था और माननीय कृषि मंत्री जी के द्वारा फिर उनसे बात की गई थी, उसका जो बारिश में है सारी मूंगफली बह गई थी। और अभी आजकल टमाटर भी काफी तैर रहे थे, तो वो भी आपने वीडियो देखी होगी। तो ये इस प्रकार की कई सारी समस्याएं सामने आती हैं। तो सरकार ये चाह रही है कि हम बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड जो लिंकेज है उन्हें क्या कर रहे हैं, हम अच्छी तरह से उन्हें क्या कर रहे हैं, हम डिनोट करें और उन पर काम करें और प्लस उसमें सुधार करें। अब ये बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेज का मतलब आप ऐसे समझिए कि फसल उगने से पहले का जो कंडीशन है वो बैकवर्ड लिंकेज होता है, और फसल उगने के बाद जब कटाई हो जाती है तो कटाई के बाद की जो प्रोसेस होती है उसे मार्केट में ले जाना है, स्टोरेज करना है, फूड प्रोसेसिंग में जाना है या फिर अन्य किसी काम में जाना है, तो इसे फॉरवर्ड लिंकेज कहते हैं। तो ये बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेज होते ही नहीं, मैं अलग से भी आपको कभी बताऊंगा, बट अभी लेमन टर्म में समझने के लिए इतना बहुत है। सिंचाई सुविधा में सुधार हो, ये भी एक मेजर प्रॉब्लम है, क्योंकि हमारे यहाँ आपने देखा होगा कृषि में क्या है, फ्लडिंग सिस्टम है। बटन दबाया, खुला छोड़ दिया और जा रहा है पानी, जितना खेतों में जा रहा है उससे क्या है कि कहीं ना कहीं लैंड में लवणीकरण की मात्रा बढ़ रही है और उससे क्या होता है कि भूमि अनुपजाऊ होती है, और जो कि दीर्घगामी दृष्टि से अगर हम देखें तो उसका बुरा इंपैक्ट पड़ता है। दीर्घकालिक और अल्पकालिक ऋण की उपलब्धता भी, कई बार ऐसा होता है कि हमारे जो सीमांत किसान हैं उन्हें प्रॉपर उस रूप से आपका ऋण नहीं मिल पाता जो उन्हें नीड होती है, और इसमें कहीं ना कहीं वो पीछे रह जाते हैं। तो सरकार की मंशा ये भी है। ठीक है, और लास्ट में हम देखते हैं भारत में निम्न कृषि उपज के मुख्य कारण कृषि उत्पादकता बढ़ाने हेतु पहले, इसे ध्यान रखना आप, इसका एक्सप्लेनेशन ये है और इसका एक्सप्लेनेशन ये है नंबर 2। ठीक है, मैंने लिखा भी है यहां पे, आप इसका चाहो तो प्रॉपर नोट्स भी बना सकते हैं। ठीक है, लघु और खंडित जोत का आकार, सबसे पहले हम देखते हैं कि निम्न कृषि उपज के मुख्य कारण क्या है, किन एड्रेस किया गया। तो हमारे यहाँ क्या है कि काफी छोटी जोतें हैं और उन पर क्या है कि जो फसल जो हम उगाते हैं वो परस्पर उस तरीके से नहीं उग पाती जिस तरीके से उगनी चाहिए। मैंने बताया मानसून पर निर्भरता है, बिल्कुल। सिंचाई की अपर्याप्त व्यवस्था, और वही है कि मानसून पर निर्भरता है तो बहुत सारे क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर सिंचाई की पर्याप्त जो सुविधा है वो उपलब्ध नहीं है। आधुनिक तकनीक का सीमित उपयोग, आपने देखा होगा वैश्विक लेवल पर अगर हम ब्राजील, यूएसए और चाइना की बात करें, बड़े फार्म लैंड हैं, बड़ी मशीनें यूज होती हैं। तो चूंकि हमारे यहाँ इसका संबंध बेसिकली इसी से जुड़ा हुआ खंडित जोत है, तो उनमें क्या है कि टेक्निक्स का उतना यूज नहीं हो पाता जितना चीजों में होना चाहिए। मृदा क्षरण और रसायनों का सीमित उपयोग, ठीक है, ये भी एक कारण है। सीमित उपयोग बेसिकली जितना है, और अगर ज्यादा यूज करते हैं तो कहीं ना कहीं वो हमारे फूड चेन में भी शामिल हो जाते हैं और वो कहीं ना कहीं फिर आगे हमारे हेल्थ हजार्ड्स को और हमारे स्वास्थ्य कारणों को
का कारण बन सकते हैं। ऋण और निवेश की कमी, ये चीज हमने तो पीछे देखी ही, और पीएम धन जैसे ये हमने देखा ही कि कहीं ना कहीं उद्देश्य क्या है कि ऋण की उपलब्धता, इसकी भी हम बात करेंगे, ये बात है। अब क्या कृषि उत्पादकता को बढ़ाने के लिए पीएम धन धान्य ही कार्य किया गया? नहीं, इससे पहले भी कई सारे कार्य किए जा चुके हैं, जैसे राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, ठीक है, ये चलाया गया है, अक्टूबर 2007-8 का है, ये पूछा गया सवाल है 2008। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, इसमें पर ड्रॉप मोर क्रॉप और हर खेत को पानी, इसकी टैगलाइन है। पीएम किसान सम्मान निधि, ये भी आपको ध्यान रखनी चाहिए, फेब 2019 से लागू है ये। कृषि अवसंरचना निधि, न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी जिसे बोलते हैं, ये भी। किसान क्रेडिट कार्ड 1999 का है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और पोषक तत्व आधारित सब्सिडी, इन पर भी सरकार के द्वारा कहीं ना कहीं कार्य किया जा रहा है कि किस तरीके से हम अपनी कृषि को संधारणीय प्लस आगामी समय के लिए वैश्विक लेवल पर उसकी उत्पादकता को बढ़ाने के लिए कार्य किए जा सकते हैं। तो उसी के क्रम में कहीं ना कहीं ये कार्य किए गए हैं। ये निम्न उपलब्धता के कारण है। एक बार हम शॉर्ट रिकैप ले लेते हैं। हमने बात यहां से शुरू की थी कि कहां से बजट में घोषित किया गया था कि हमारे इंजन 4 इंजन है, जिसमें कृषि है, और कृषि में हमारी पहली आती है पीएम धन धान्य कृषि योजना, और उसी के अंतर्गत हमने इसे देखा था। और फिर हमने क्या है इसका देखा, और इसकी प्रेरणा कहां से ली गई? एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम, यानी जो हमारे आकांक्षी जिला कार्यक्रम है नीति आयोग का, उससे ली गई। और मैंने आपको बताया एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट जो है 112 डिस्ट्रिक्ट उसमें सेलेक्ट किए गए हैं, प्लस 2018 में से लॉन्च किया गया। एस्पायरेशनल ब्लॉक भी, यानी विकास खंड को भी, जो हमारे पिछड़े हुए विकास खंड है, विकास की जो रफ्तार है वो धीमी है, उनको भी लागू किया गया। प्लस 500 ब्लॉक हैं और 27 स्टेट और 4 यूटीज शामिल हैं इसमें, ठीक है, ये भी ध्यान रखना है आपने। जनवरी 2023 का है। देखो सवाल ऐसे ही पूछे जा रहे हैं, आपको मैं अगर बता दूं, अब भारतीय अर्थव्यवस्था में क्या कृषि का योगदान है? 80% लगभग योगदान अपना करता है। और उत्तराखंड की अगर हम बात करें, उत्तराखंड की जीडीपी में लगभग 10% ये आपका योगदान करता है। 46% आबादी को रोजगार मुहैया कराता है। दूध दालों में हम नंबर 1 है। फल सब्जी मत्स्य पालन में हम 2nd नंबर पर हैं। और कृषि अर्थव्यवस्था के आधार की अगर हम बात करें तो रोजगार सुनिश्चित करता है, प्लस आपका कहीं ना कहीं फूड सिक्योरिटी को भी इंश्योर करता है या फिर सुनिश्चित करता है। उत्पादकता और उपज की बात करें, वैश्विक लेवल पर जितनी उपज और उत्पादकता है उसके परिप्रेक्ष्य में हमारे भारत में उतनी उत्पादकता नहीं है। अब पीएम धन धान्य के उद्देश्य अगर हमने देखा, कृषि बेसिकली वही देखा कि जो कमी है उसको पूरा करना है, फसल विविधीकरण को बढ़ाना है, उत्पादकता को बढ़ाना है, पंचायत ब्लॉक स्तर पर भंडारण, बेसिकली पोस्ट हार्वेस्टिंग जो प्रॉब्लम्स हैं उन्हें सॉर्ट आउट करना है, सिंचाई सुविधा में सुधार करना है, दीर्घ और अल्पकालिक ऋण की उपलब्धता है। और आपका निम्न कृषि उपज के कारण क्या है, ये कुछ कारण इसमें दिए गए हैं। बढ़ाने के लिए पहले क्या है उसके बारे में मैंने बताया। तो ये सब चीजें बेसिकली पीएम धन धान्य के बारे में कुछ जानकारी थी एक बात। तो उम्मीद करता हूं मैंने जो आपको बताया चीजें रही। अब ये टॉपिक नहीं है, इससे लगभग 50 सवाल भी बन सकते हैं, 100 सवाल भी बन सकते हैं, 2 सवाल भी बन सकते हैं, और आने वाले आगामी एग्जाम में काफी महत्वपूर्ण ये हो सकता है एक बात। दूसरा, मैं एक चीज और शुरुआत करना चाहता हूं कि उत्तराखंड को लेकर जो भी ट्रेडिशन बेस्ड चीजें करंट में लिंक्ड आती हैं, यानी डेली कोई भी कोई खबर अगर नजरों में रहती, चीजें रहती, उसको भी मैं कोशिश करूंगा अब आपके समक्ष क्लास के माध्यम से लाने की शुरुआत करूंगा जल्द ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली क्लास में।